नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज मिडिल ईस्ट की जंग को 1 महीने होने वाले हैं और इस 1 महीने में ईरान ने अमेरिका और इजराइल दोनों को ही अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। ईरानी मिसाइलों ने दुश्मन के ठिकानों पर जबरदस्त तबाही मचाई है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव से लेकर सऊदी अरब में स्थित प्रिंस सुल्तान अमेरिकी एयरबेस तक ईरान ने जोरदार हमले किए, जिसमें कई सैनिक घायल हो गए। अमेरिकी एयरक्राफ्ट भी तबाह हो गया। वहीं लेबनान के हिजबुल्लाह ने इजराइल को भी बड़ी चोट दी है। उसके 100 टैंक ध्वस्त कर दिए हैं और इन सब के बीच इस जंग में हूतियों की भी एंट्री हो गई है, जिसके बाद ये जंग और खतरनाक होती नजर आ रही है और सबसे ज्यादा मुश्किल में अमेरिका और इजराइल दिख रहे हैं। तो 1 महीने की जंग में तबाह हुए अमेरिका और इजराइल, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। नेटो से अलग हो जाएगा अमेरिका, राष्ट्रपति ट्रंप ने दिए बड़े संकेत। ईरान जंग में मदद न देने पर जताई नाराजगी, कहा हमें अब कोई जरूरत नहीं, बजट काटने की भी दी धमकी। नेपाल में बालेन शाह के प्रधानमंत्री बनते ही पूर्व पीएम ओली गिरफ्तार, जेनजी प्रोटेस्ट के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप, प्रदर्शन में गई थी 77 लोगों की जान। ताइवान पर हमले की तैयारी में चीन, कवाड़ सुपरसोनिक फाइटर जेट से बनाए घातक ड्रोन ताइवान की खाड़ी में उतारे, खुल सकता है जंग का नया मोर्चा। और चलते चलते में देखेंगे क्या बदल जाएगा दुनिया का नक्शा, कोलंबस की खोज पर उठे सवाल। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 1 अप्रैल से रूस किसी भी देश को नहीं बेचेगा पेट्रोल। देश में पेट्रोल की संभावित किल्लत से बचने के लिए लिया गया फैसला। 31 जुलाई तक लागू रहेगी ये पाबंदी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा को दी धमकी, कहा अगला नंबर क्यूबा का है, महान सेना बनाई तो उसका इस्तेमाल भी करूंगा। भारत की सुरक्षा के खिलाफ कुछ भी नहीं करेगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हामिदुल्लाह ने कहा बेफिक्र रहे दोनों देश, मजबूत भविष्य के संबंधों की तरफ किया इशारा। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को बड़ी राहत, आईएमएफ से $1.2 अरब के फंड पर बनी बात। सख्त आर्थिक सुधारों और ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव की शर्तें लागू। तो मिडिल ईस्ट की जंग को लगभग 1 महीने होने वाले हैं और बीते 28 दिनों में इस जंग की पूरी तस्वीर ही बदलती दिखाई दी। अब इस जंग में अमेरिका और इजराइल बुरी तरह फंस चुके हैं। ईरानी हमलों ने उनकी कमर तोड़ दी है। इजराइल से लेकर खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों तक ईरानी मिसाइलों ने जबरदस्त तबाही मचाई हुई है। रात भर इजराइल में सायरनों की गूंज सुनाई देती रही। वहीं सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले में कम से कम 12 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए हैं और रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट KC-135 स्ट्रैटो टैंकर को भी नुकसान पहुंचा है। सैटेलाइट तस्वीरों में हमले के निशान देखे गए। ईरान का यह हमला अमेरिका के लिए बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। वहीं यूएई की राजधानी अबू धाबी में खलीफा इकोनॉमिक जोन के पास मिसाइल को इंटरसेप्ट करते वक्त उसका मलबा नीचे गिर गया। इस घटना में 5 लोग घायल हो गए। अबू धाबी मीडिया ऑफिस ने इसकी पुष्टि की है। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि ईरान ने इजराइल में उसकी राजधानी तेल अवीव और उसके पूर्व में स्थित कस्बे को निशाना बनाते हुए हमला किया है। ईरानी मिसाइलों में एक क्लस्टर वॉरहेड भी थी, जिसने एक बड़े क्षेत्र में छोटे छोटे बम बिखेर दिए हैं। इजरायली सेना ने यह भी बताया कि उसने यमन से इजराइल की तरफ दागी गई एक मिसाइल का पता लगाया है। युद्ध शुरू होने के बाद से यह पहली बार है जब इजराइल के अधिकारियों ने यमन से दागी गई मिसाइलों की पहचान की है। यह घटनाक्रम ऐसे वक्त में सामने आया है जब यमन के हूती विद्रोही लगातार ईरान के समर्थन में जंग में शामिल होने की धमकी दे रहे हैं। ऐसे में अब इस जंग में यमन की एंट्री की आशंका ने क्षेत्र में जारी तनाव को और बढ़ा दिया है और सबसे ज्यादा मुश्किलें अगर किसी की बढ़ी हैं तो वो है इजरायली पीएम बेंयामिन नेतन्याहू की, क्योंकि एक तरफ उनकी सेना पहले ही हाथ खड़े कर चुकी है और अब लेबनान के हिजबुल्लाह ने भी उसे बड़ा झटका दे दिया है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने दावा किया है कि हमने 24 घंटों के अंदर दक्षिणी लेबनान और उत्तरी कब्जे वाले फलस्तीन में कम से कम 21 इजरायली सैन्य मरकावा टैंक नष्ट कर दिए। फिर 27 मार्च की सुबह तक हमने 20 और मरकावा टैंकों पर सीधे हमले किए। इससे 2 मार्च से नष्ट किए गए मरकावा टैंकों की कुल संख्या बढ़कर 73 हो गई और बीती शाम से अब तक दर्जनों और मरकावा टैंकों को सफलतापूर्वक निशाना बनाए जाने के बाद तबाह हुए टैंकों की कुल संख्या 100 के पार पहुंच गई है। पहले से ही कई मोर्चों पर युद्ध लड़ रहे इजराइल के लिए ये ना सिर्फ सैन्य तौर पर बल्कि आर्थिक तौर पर भी बड़ा नुकसान है, क्योंकि इजराइल के तबाह हुए इन टैंकों में से हर एक टैंक की कीमत $6 मिलियन है।
ऐसे में अगर ये जंग और लंबी चलती है तो इजराइल के लिए मैदान में टिके रहना भी बड़ी चुनौती बन जाएगा। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अभी ये जंग खत्म नहीं होने वाली। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। अमेरिका को ईरान में अभी भी 3,554 और ठिकानों पर हमला करना बाकी है। यह काम बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। यही नहीं, ट्रंप ने तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नाम भी बदल दिया। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप कह दिया। हालांकि इसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी। वैसे आप जानते हैं कि ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा ढांचों पर हमले रोकने की डेडलाइन 10 दिनों के लिए बढ़ा दी है, लेकिन उनके दावों पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि उनका ही सहयोगी इजरायल उनकी बात मानने को तैयार नहीं दिख रहा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने आरोप लगाया है कि इजरायल ने ईरान के 2 सबसे बड़े स्टील कारखानों, एक पावर प्लांट और सिविलियन न्यूक्लियर साइट समेत अन्य ढांचों पर भी हमला किया है। इजरायल दावा करता है कि उसने यह हमला अमेरिका के साथ मिलकर किया। यह हमला राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से बढ़ाई गई डेडलाइन के खिलाफ है। ईरान इजरायल के अपराधों की बहुत बड़ी कीमत वसूल करेगा। अराक्ची के बयान से साफ है कि ईरान अमेरिका और इजरायल के खिलाफ पूरी मजबूती से खड़ा है और हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इन हालात में अमेरिका और इजरायल के बीच मतभेद की भी खबरें सामने आई हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट से पता चलता है कि इस हफ्ते की शुरुआत में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के बीच तीखी बातचीत हुई है। इस बातचीत के दौरान वेंस ने नेतन्याहू को फटकार भी लगाई कि उन्होंने ईरान युद्ध के नतीजों को लेकर दावे बढ़ा चढ़ाकर पेश किए थे। युद्ध से पहले बीबी ने राष्ट्रपति को यह यकीन दिलाया था कि यह काम बहुत आसान होगा और सरकार बदलने की संभावना हकीकत से कहीं ज्यादा है। उपराष्ट्रपति उन बयानों को लेकर बहुत सचेत थे, जिससे साफ हो जाता है कि इस जंग में अमेरिका और इजरायल बुरी तरह फंस गए हैं। उन्हें ईरान से इतने करारे जवाब की उम्मीद भी नहीं थी और अब 1 महीने की जंग में बाजी पूरी तरह पलटती दिखाई दे रही है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या अमेरिका और इजरायल ईरान के सामने सरेंडर करने पर मजबूर हो जाएंगे या यह जंग आखिर कब तक जारी रहेगी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे बड़ी टूट की तरफ बढ़ते नाटो की। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये संकेत दे रहे हैं कि वो नाटो से बाहर निकल सकते हैं और ईरान जंग के बीच उनका ये संकल्प और मजबूत होता नजर आ रहा है, क्योंकि इस जंग में अमेरिका जिस तरह अकेला पड़ गया है, उसके अपने ही सहयोगी उसका साथ देने से इनकार कर रहे हैं। ट्रंप की तरफ से बार बार मदद की गुहार लगाए जाने के बावजूद नाटो देशों ने इस जंग में शामिल होने से इनकार कर दिया है। ऐसे में अब ट्रंप का गुस्सा भी फूट पड़ा। उन्होंने साफ इशारा कर दिया है कि अमेरिका अब नाटो के साथ या उसके लिए खड़ा नहीं रहेगा। मियामी में एक इन्वेस्टमेंट फोरम को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कड़े शब्दों में कहा कि अमेरिका को नाटो के लिए वहां होना जरूरी नहीं है। हम हमेशा उनके लिए मौजूद रहे, लेकिन अब उनके रवैये को देखते हुए लगता है कि अब हमें उनके लिए मौजूद रहने की जरूरत नहीं है ना? मुझे लगता है कि ये अभी अभी आई ब्रेकिंग न्यूज है, लेकिन ये सच है। मैं यही तो कहता आ रहा हूं, अगर वे हमारे लिए मौजूद नहीं है तो हम उनके लिए क्यों मौजूद रहें? वे हमारे लिए मौजूद नहीं थे। अगर भविष्य में नाटो सहयोगी वॉशिंगटन से मदद मांगते हैं तो हो सकता है कि अमेरिका उनकी मदद ना करे। ट्रंप ने आगे कहा भी कि वो इस बात से निराश और खफा हैं कि यूरोपीय नाटो देशों ने ईरान के साथ चल रहे युद्ध में अमेरिका को भौतिक या सैन्य मदद देने से इनकार कर दिया है, जबकि यूरोपीय सहयोगियों का तर्क है कि पिछले महीने के अंत में ईरान पर हमला करने के फैसले से पहले अमेरिका ने उनसे कोई सलाह या मशविरा नहीं किया था। नाटो गठबंधन के कई नेताओं ने अमेरिका के इस एक तरफा कदम का कड़ा विरोध भी किया था। ऐसे में अब ट्रंप ने एक बार फिर नाटो से बाहर निकलने का संकेत देते हुए यह भी साफ कर दिया कि अब अमेरिका उन पर खर्च नहीं करेगा, यानी नाटो को अमेरिका से फंडिंग नहीं मिलेगी। ट्रंप ने कहा कि हम नाटो पर हर साल अपनी रक्षा के लिए सैकड़ों अरबों डॉलर खर्च करते हैं और हम हमेशा उनके लिए खड़े रहते हैं, लेकिन अब उनके कार्यों को देखते हुए मुझे लगता है कि हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर वे हमारे लिए नहीं है तो हम उनके लिए क्यों रहें? जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति के ट्रांस अटलांटिक अलायंस के सेंटर में आपसी रक्षा नियमों के प्रति कमिटमेंट पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या जल्दी ही अमेरिका और नाटो की राहें जुदा होने वाली हैं। वैसे अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों के बीच टकराव की वजह केवल ईरान युद्ध ही नहीं है, बल्कि दोनों के रिश्तों में दूरियां तो 2024 से ही आनी शुरू हो गई थी, जब इलेक्शन कैंपेन के दौरान ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उन यूरोपीय नाटो देशों पर हमला करने के लिए बढ़ावा दिया था जो रक्षा पर अपना सही हिस्सा नहीं देते थे। उसके बाद जिस तरह ट्रंप ने यूरोपीय सहयोगियों पर नाटो के लिए अपना रक्षा बजट बढ़ाने का दबाव बनाया, उससे यह तनाव और बढ़ा।
लेकिन 2026 में जब ट्रंप ने ग्रीनलैंड, जो डेनमार्क का क्षेत्र है, उस पर हमला करने की, उस पर कब्जा करने की धमकियां दी, तो यह तनाव चरम पर पहुंच गया। और अब जिस तरह से ट्रंप नेटो को कागजी शेर बता रहे हैं और उससे अपने रिश्ते तोड़ने की बात कह रहे हैं, उसके बाद नेटो के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे नेपाल की। तो नेपाल में नई सरकार बनने के बाद सियासत में हलचल तेज होती जा रही है। बालेन शाह ने नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है, जिसके बाद वो एक्शन मोड में आ गए हैं और उन्होंने शपथ लेने के 24 घंटे के अंदर ही सख्त तेवर दिखाते हुए एक बड़ा फैसला लिया है, जिसने सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। प्रधानमंत्री बालेन शाह की अगुवाई में कैबिनेट के फैसले के बाद पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और देश के पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को गिरफ्तार कर लिया गया। केपी ओली को भक्तपुर के गुंडू स्थित उनके आवास से हिरासत में लिया गया, वहीं लेखक को भक्तपुर के सूर्य विनायक में मौजूद उनके आवास से गिरफ्तार किया गया। केपी ओली ने इसे बदले की कार्रवाई बताया है और साथ ही कानूनी लड़ाई लड़ने की भी बात कही है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि ओली पर जो आरोप लगाए गए हैं, अगर वो साबित हो जाते हैं तो उन्हें 15 साल की जेल भी हो सकती है। बता दें कि यह कार्रवाई जेन ज़ी प्रदर्शन के दौरान छात्रों की जान जाने के मामले में की गई है, जिसमें इन दोनों नेताओं को जिम्मेदार ठहराया गया था। जानकारी के मुताबिक बालेन शाह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई और इस पहली कैबिनेट बैठक में ही जांच आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का फैसला लिया गया। इसी के आधार पर यह गिरफ्तारी की गई। रिपोर्ट में कहा गया था कि प्रदर्शन के दौरान निहत्थे छात्रों पर गोली चलाई गई, जिसके चलते कई छात्रों की जान चली गई और इसके साथ ही पूरे क्षेत्र में हिंसा भड़क उठी। आप जानते हैं कि जेन ज़ी क्रांति की मुख्य वजह सरकार के जरिए सोशल मीडिया पर बैन, व्यापक भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और पुराने राजनेताओं के खिलाफ युवाओं का आक्रोश था। इन प्रदर्शनों की वजह से पीएम केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा था, जिसके बाद पूरे देश में कर्फ्यू लगाया गया और कई लोग इस घटनाक्रम में हताहत हुए। और अब सरकार ने इस मामले में जवाबदेही तय करने के लिए सीधे कार्रवाई का रास्ता चुना है। सरकार की तरफ से उठाया गया यह कदम सत्ता बदलते ही जवाबदेही तय करने की दिशा में बड़ा संकेत माना जा रहा है। अब देखना यह होगा कि नेपाल में आगे और क्या बदलाव देखने को मिलते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ईस्ट एशिया की, जहां एक नई जंग का आगाज होता दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका भिड़े हुए हैं और इसका फायदा उठाने की कोशिश ईस्ट एशिया में चीन की तरफ से शुरू कर दी गई है। चीन अब ताइवान पर हमला करने की तैयारी में जुट गया है। अमेरिका और ईरान जंग से सबक लेते हुए चीन ने ताइवान के पास अपने पुराने लड़ाकू विमानों को अटैक ड्रोन में बदलकर तैनात कर दिया है। चीन ने जिन फाइटर जेट्स को ड्रोन में तब्दील किया है वो है J-6 फाइटर जेट, जिन्हें 1960 के दशक में विकसित किया गया था। अब इन्हें मॉडिफाई करके घातक ड्रोन जैसा बना दिया गया है। चीन ने ऐसे 200 से ज्यादा जेट ड्रोन तैनात किए हैं। इनका इस्तेमाल किसी भी संभावित युद्ध के पहले चरण में किया जाएगा। ये ड्रोन पारंपरिक यूएवी की तरह नहीं है, बल्कि क्रूज मिसाइल की तरह टारगेट पर हमला करेंगे। सैटेलाइट इमेजरी में फुजियान और गुआंगडोंग प्रांत के एयरबेस पर इनकी मौजूदगी देखी गई, क्योंकि ईरान ने अपने ड्रोन के इस्तेमाल से अमेरिका को बैकफुट पर धकेल दिया है और चीन के पास जो ड्रोन है वो ईरान के ड्रोन से भी ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं। अब चीन ने ताइवान स्ट्रेट के पास 6 एयरबेस पर इन ड्रोन्स को तैनात किया है। अगर युद्ध हुआ तो शुरुआती हमले बेहद बड़े और खतरनाक हो सकते हैं। यह माना जा रहा है कि शुरुआती हमलों में चीन इन्हीं ड्रोन का इस्तेमाल कर सकता है, जिससे ताइवान के डिफेंस सिस्टम की भी टेस्टिंग हो जाएगी। अगर भारी संख्या में हमलावर ड्रोन से किसी भी देश पर हमला होता है तो उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में चीन की तरफ से अब संकेत मिल रहे हैं कि ताइवान पर हमले की स्थिति में वो पहले बड़ी संख्या में ये ड्रोन छोड़ सकता है, जिससे ताइवान के एयर डिफेंस सिस्टम को ओवरलोड कर कमजोर किया जा सके। इसके बाद असली और ज्यादा खतरनाक मिसाइलें और फाइटर जेट से हमले किए जाएंगे। यानी चीन की वही रणनीति है जो ईरान ने अपनाई हुई है। ईरान ने पहले अमेरिका और इजराइल के ठिकानों पर कबाड़ मिसाइलें दागी, सस्ते ड्रोनों से हमला किया और जैसे ही अमेरिका और इजराइल के डिफेंस सिस्टम थकना शुरू हुए, यानी उनके इंटरसेप्टर मिसाइलें कम हुई, वैसे ही ईरान ने खतरनाक हमले शुरू कर दिए। और चीन भी पहले सस्ते ड्रोन से हमला कर सकता है। ताइवान को उन्हें रोकने के लिए महंगे इंटरसेप्टर मिसाइलें खर्च करनी पड़ेंगी। दरअसल चीन की तरफ से ताइवान को अपना हिस्सा बताया जाता रहा है और ये दावे किए जाते रहे हैं कि वो 2027 तक ताइवान पर हमला भी कर देगा। लेकिन इससे पहले वो ताइवान को जंग में हराने के लिए अपनी क्षमता विकसित करने में जुटा हुआ है।
इस बीच ताइवान भी सतर्क हो गया है। उसने नई पीढ़ी के एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदने की योजना तेज कर दी है ताकि इस तरह के हमलों का मुकाबला किया जा सके। लेकिन क्या चीन के स्वार्म ड्रोन का सामना ताइवान कर पाएगा? यह बड़ा सवाल है। और अब चलते चलते में बात करेंगे मेक्सिको की खुदाई में मिली एक ऐसी चीज की जो अमेरिका को ढूंढने वाले कोलंबस की खोज पर भी सवाल खड़े करती है। तो आपने इतिहास की किताब में यह जरूर पढ़ा होगा कि अमेरिका की खोज 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था, बल्कि कोलंबस से सदियों पहले ही यूरोप और अमेरिका के बीच संपर्क हो चुका था। मेक्सिको की धरती से निकले एक छोटे से अवशेष ने पूरी दुनिया के इतिहासकारों और वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी है। और यह अवशेष है टेकाक्सिक कैलिक्सटलाहु आका हेड, एक टेराकोटा से बनी दाढ़ी वाले आदमी की मूर्ति का सिर, जो बिल्कुल प्राचीन रोमन शैली का दिखता है। यह मूर्ति मेक्सिको सिटी के पास खुदाई के दौरान मिली। इसकी उम्र और पहचान को लेकर दशकों तक शोध चला और आखिरकार वैज्ञानिकों ने इसकी सटीक उम्र जानने के लिए थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया। और इस रिसर्च के जो नतीजे आए वो बेहद हैरान करने वाले थे। दरअसल ये मूर्ति 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 13वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की है, यानी कोलंबस के अमेरिका पहुंचने से बहुत पहले की। इस रिसर्च को लेकर सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि एक रोमन मूर्ति आखिर मेक्सिको तक कैसे पहुंची, क्योंकि लंबे समय तक तो यही माना जाता रहा कि कोलंबस से पहले कोई यूरोपीय अमेरिका नहीं पहुंचा था। हालांकि अब यह धारणा बदल रही है, क्योंकि इस मूर्ति के मिलने से पहले न्यू फाउंडलैंड में 1021 ईस्वी की पुरानी नोर्स बस्तियों के सबूत मिल चुके हैं, जिससे यह साबित होता है कि कोलंबस पहले नहीं थे। मेक्सिको में मिली रोमन शैली की मूर्ति ने कोलंबस की खोज पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वैज्ञानिक जांच के बावजूद यह रहस्य बरकरार है कि आखिर यह मूर्ति वहां कैसे पहुंची। तो फिलहाल आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।